ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा और तालिबात, उर्दू मीडियम की ई संवेदा क्लासेस में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद शब्बीर अहमद, असिस्टेंट टीचर, गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल कोटा, तालुका लिंगसुगुर, जिला रायचूर से आपके सामने पेश हुआ हूं। अजीज तलबा व तालिबात, आज हम जमात शशुम के मजमून साइंस में सबक नंबर 10 जिसका नाम है हरकत और फासलों की पैमाइश यानी मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, इस सबक के ताल्लुक से पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, हमने इस सबक को 4 हिस्सों में तकसीम किया है। इसके हमने 4 पार्ट बनाए हैं और आज ये इसका पहला पार्ट है, यानी पहला हिस्सा या पहला सेशन कह लीजिए। तो ये आपकी साइंस की दरसी किताब में सबक नंबर 10 है, हरकत और फासलों की पैमाइश। ये आपको मिलेगा सफ़ा नंबर 114 से 127 के दरमियान में ये सबक है। उम्मीद है आपने अपनी साइंस की किताब को खोला होगा और मैं ख्वाहिश भी करता हूं कि आप एक पेन और एक नोटबुक भी अपने साथ रखें ताकि आज के जो भी अहम नुकात हैं आप इसको दौरान सबक सुनते भी जाएं और अपने नोटबुक में दर्ज भी करते जाएं। तो आज की सेशन में हम मुताला करेंगे कि नक्लो हमल किसे कहते हैं, यानी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन किसे कहते हैं, उसका तसव्वुर क्या है देखेंगे। कदीम जमाने में लोगों के पास नक्लो हमल के जराए बिल मुकाबिल आज के जमाने में लोगों के पास नक्लो हमल के जराए। उसके बाद देखेंगे कि फासला किसे कहते हैं। कदीम जमाने में फासले की पैमाइश किस तरह करते थे। उसके अलावा भी कुछ पैमाइश हैं जिसकी मदद से हम बगैर पैमाइश आलत के किस तरह पैमाइश को अंदाजन समझ सकते हैं, मां मिसालों के जरिए समझेंगे। अजीज तलबा और तालिबात, आपकी किताब में यह पहला नुक्ता है नक्लो हमल की कहानी यानी स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो बहुत जमाना पहले यानी कदीम जमाने में लोगों के पास नक्लो हमल के लिए कोई माहौल जरिया नहीं था। लोग क्या है पैदल सफर करते थे, यानी कहीं दूर फासला या करीब का फासला हो वो पैदल ही चला करते थे। उनके लिए उनके पास कोई गाड़ी वगैरह नहीं हुआ करती थी, या नहीं तो अपने साजो सामान को वो अपने कांधों पर या अपने पीठ पर लाद कर वो जाते थे, या जानवरों का इस्तेमाल करते हुए अपने सामानों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते थे। उसी के अलावा जमीन के अलावा पानी के रास्तों पर भी नक्लो हमल के लिए कश्तियों का इस्तेमाल करते थे। तो पहले जमाने में इस तरह की कश्तियां हुआ करती थी, यानी लकड़ी के लुट्ठे को क्या है इस तरह से बांध कर पानी में क्या है वो ये आसानी से नहीं डूबती थी, इसके ऊपर बैठकर क्या है वो पानी में सफर करते थे। उस तरह से एक कश्ती लकड़ी के बोट को भी क्या है वो इस्तेमाल करने लगे। बाद में लोगों ने लकड़ी के टुकड़ों को एक साथ जोड़ने का तरीका सीख लिया और कश्तियों की शक्ल अता हुई, यानी एक लकड़ियों को क्या है इस तरह से जोड़ा कि वो मछली के मानिंद स्ट्रीम लाइन जिसको कहते हैं, पिछले सबकों में आपने पढ़ा है, सेशंस में सुना है कि एक कश्ती के जैसा शक्ल है, मछली की जैसी शक्ल क्या है कश्ती को दी गई ताकि ये आसानी से क्या है पानी में चीरते हुए क्या है आगे जा सके। और उसके लिए कोई मशीन वगैरह नहीं हुआ करती थी, बल्कि लोग क्या है अपने हाथों का ही इस्तेमाल करते हुए इस तरीके से पैडल मार कर क्या है वो पानी को पीछे धकेलते हुए आगे बढ़ते थे। उसके बाद पहिए की इजाद हुई। आप लोगों को पता है कि पहिया किसे कहते हैं, जिसको गाला भी कहते हैं। पहिया की इजाद ने बहुत सारी तब्दीलियां लाई।
नक्लो हमल में क्या है, बहुत सारी तब्दीलियां लाई। पहिए के इजाद के बाद लोगों का सामान आसानी से ले जाने में मदद हो गई। लोग जब पहिए बने तो पहिया बनने के बाद उसको जानवरों के जरिए क्या है, पहियों को खींचने लगे, और जो एक आदमी एक वक्त का जो सामान ले जाया करता था वो एक तकरीबन 10-12 आदमियों का सामान भी क्या है उन्हीं गाड़ियों के, बैलगाड़ी समझिए या घोड़ा गाड़ी समझिए, उस तरीके से क्या जानवरों का इस्तेमाल करते हुए क्या है वो सामान को ले जाने में उनको आसानी हो गई, ये पहिए की ईजाद की वजह से। उसके बाद आज का जो पहिया है, ये जो पहिया है पहिए की डिजाइन में सुधार लाने में हजारों साल लग गए, है ना। स्टार्टिंग जो शुरुआत में जो पहिया था वो आज हम देखते हैं कि आज के जो पहिए हैं वो पिछले जमाने से या पुराने जमाने या कदीम जमाने से किस कदर क्या है मुख्तलिफ हैं। तो पहिए के इजाद के बाद क्या है, सही यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पहिया अलग है, ये साइकिल का पहिया अलग है, बस का पहिया अलग है, ये क्या ट्रेन का पहिया अलग है। उसी तरह से क्या है मुख्तलिफ किस्म के जो भी सवारियां हैं उनके पहिए अलग अलग हैं। तो पहिए की इजाद के बाद पूरी दुनिया ही बदल गई, यानी बहुत सारे काम बिल्कुल आसानी से होना शुरू हो गए। 19वीं सदी की इब्तिदा तक एक जगह से दूसरी जगह नकलो हमल के लिए लोग जानवरों की तवानाई पर ही मुनहसिर थे। कब ये 19वीं सदी की इब्तिदा तक क्या है लोग क्या है जानवरों से ही क्या है पहिए के इस्तेमाल के बाद भी कईयों सालों तक क्या है कोई मशीन या मोटर वगैरह नहीं थी, तो क्या है लोग क्या है जानवरों का इस्तेमाल करते हुए क्या है पहियों के साथ पहियों से बनी हुई गाड़ियों का क्या है वो इस्तेमाल करते थे और अपने काम सर अंजाम देते थे। उसके बाद भाप के इंजन की इजाद ने पावर के एक नए जराये को मुतारफ कराया, यानी भाप का इंजन जब बना तो उसके बाद क्या है बहुत सारे चीजों बहुत सारे लोगों को एक साथ और बहुत सारा साजो सामान को एक साथ क्या है ले जाने में मदद हुई। तो बार बारदार गाड़ियों और सवारियों डब्बों को खींचने की गरज से भाप के लिए रेल की पटरियां बिछाई गई। तो रेल की पटरियां के बाद क्या है बहुत सारा सामान क्या है एक मकाम से कई तवील फासले तक क्या है आसानी से इस रेल के गाड़ी के जरिए या भाप के इंजन के जरिए खींचने में और ले जाने में मदद मिली। ना कि सिर्फ साजो सामान को बल्कि इंसानों को भी क्या है एक मकाम से दूसरी जगह जाने में बहुत मदद मिली। इसके बाद ऑटोमोबाइल आए, पानी में नकलो हमल के लिए मोटर बोट और जहाजों का इस्तेमाल किया गया। तो उसके बाद क्या है ऑटोमोबाइल बने, यानी मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियां बनी जो हम देखते हैं कार, लॉरी, दूसरे भी जो भी गाड़ियां हैं वो ऑटोमोबाइल में ही आते हैं। तो इन ऑटोमोबाइल की इजाद हुई। उसके बाद पानी में नकलो हमल के लिए मोटर बोट और जहाजों का इस्तेमाल होने लगा। तो पहले क्या है पानी की जो कश्तियां थी या तो वो हाथ से स्विम करते थे या पैरों से पैडल मारते थे, लेकिन जब मोटर बनी तो उस मोटर को क्या है कश्तियों पर रखा गया उसके और वो मोटर के जरिए क्या है कश्तियां आगे बढ़ना शुरू हो गई। इसके अलावा जहाजों का भी इजाद हो गया, यानी पानी के बड़े बड़े जहाज क्या है ऑटोमोबाइल के जरिए बनने लगे और तवील सफर पानी का क्या है बहरी सफर यहाँ पर सर अंजाम होते गया। 19वीं सदी के इब्तिदाई बरसों ने हवाई जहाज की तरक्की को देखा, यानी 19वीं सदी के इब्तिदाई बरसों में हवाई जहाज इजाद होने शुरू हो गए। यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले किस किस्म के सादे क्या है एरोप्लेन्स हुआ करते थे, बाद इनमें सुधार हुआ और इनका इस्तेमाल माल और मुसाफिरों की ढलाई में किया गया। तो आजकल आप देखते हैं कि पहले के जो एरोप्लेन्स थे वो कैसे हैं और आज के एरोप्लेन्स हम एयरपोर्ट पे वगैरह जाकर दे सकते हैं कि कितने लोगों को क्या है एक साथ कितना ही माल एक साथ क्या है तवील सफर, बल्कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क हजारों बल्कि लाखों किलोमीटर भी क्या है हम हवाई जहाज के जरिए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान है और अमेरिका, बल्कि वो एक दूसरा ही बर आजम है जो हम देख सकते हैं कि ग्लोब पर एक तरफ हिंदुस्तान है तो दूसरी तरफ क्या है अमेरिका है। तो उस मुकाम को पहुंचने के लिए हम एरोप्लेन का इस्तेमाल करते हैं। ना कि सिर्फ इसमें एक दो लोग जाते हैं बल्कि कईयों लोग सैकड़ों लोग क्या है एक ही साथ प्लेन में और उनका साजो सामान भी साथ में जाता है। ये आज की देन है। बिजली से चलने वाली रेलगाड़ियां, मोनोरेल, सुपर स्विंग, हवाई जहाज और खलाई जहाज 20वीं सदी की देन है।
तो आज हम देख सकते हैं कि तमाम चीजें हम टीवी में या मोबाइल में देख सकते हैं कि इस कदर की ट्रेनें, यानी सुपर स्विंग ट्रेनें और मोनोरेल ट्रेनें और ये कश्तियां जो आज के जमाने की हैं और ये खलाई जहाज है, तो ये 21वीं 20वीं सदी की क्या है, ये देन है। पहले कदीम जमाने में बिल्कुल नहीं था, बल्कि लोग क्या है अपने ही खानों पर या अपनी पीठ पर साजो सामान ले जा सकते थे। किसी और आदमी को ले जाना है तो कोई 4 आदमी या 2 आदमी क्या है उनको उठाकर ले जाते थे। लेकिन जब के दौर से लेकर तरक्की करते करते आज इस कदर हो गए कि हम क्या है हजारों किलोमीटर का सफर बल्कि दिनों में नहीं बल्कि घंटों में सफर कर रहे हैं। तो आपने कितना सफर किया, हम ये किस तरह मालूम करते हैं कि हमने कितना सफर किया, यानी हम कितने किलोमीटर सफर करें या कितने कदम हमने सफर किया, इसको हम किस तरह से मालूम करेंगे। चलो यहां पर मैं एक मिसाल देता हूं आपको। आप घर में हैं, आपको एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना है, तो क्या आप किस चीज का इस्तेमाल करेंगे? क्या आप साइकिल का इस्तेमाल करेंगे? क्या आप मोटर बाइक का इस्तेमाल करेंगे? क्या कार का इस्तेमाल करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको मालूम है कि एक कमरे से दूसरे कमरे जाने के लिए आप बजाते खुद चलकर जा सकते हैं। उसी तरह से आपके पड़ोसी के घर को अगर आपको जाना है जो बिल्कुल आपके पड़ोस में है, तब भी आप क्या करेंगे? पैदल ही जाएंगे। इसके अलावा अगर आपके घर के सामने रूबरू एक दुकान है, शॉप है, आपको कोई चीज वहां पर खरीदने के लिए जाना है, तब भी आप क्या करेंगे? क्या गाड़ी लेकर जाएंगे? नहीं, बल्कि आप पैदल ही जाएंगे। लेकिन इसके अलावा अगर आपका वही शॉप, वही दुकान दूर है, समझिए आपके घर से एक 15-20 मिनट का रास्ता है या आधे घंटे का रास्ता है या आपके गांव के बाहर है, तब आप क्या करेंगे? क्या आप पैदल जाएंगे? नहीं। अगर आपको दिक्कत महसूस हो रही है, काफी वक्त लग सकता है, काफी थकान हो सकती है, तो आप यकीनन क्या है मोटर बाइक का इस्तेमाल करते हुए या ऑटो रिक्शा का इस्तेमाल करते हुए क्या है उस दुकान पर जाएंगे। उसी तरह से आपको कोई दूसरे गांव को जाना है, आपके रिश्तेदारों के पास जाना है या दोस्त अहबाब के पास जाना है, तो आप क्या करेंगे? 30, 35, 50 किलोमीटर का जो सफर होता है, तो आप वहां पर भी ना पैदल जा सकेंगे ना ही आप मोटर बाइक का इस्तेमाल करेंगे, बल्कि क्या करेंगे? आप कार का इस्तेमाल कर सकते हैं या बस के जरिए भी जा सकते हैं। उसके अलावा अगर तवील सफर है, यानी 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर अगर ऐसा सफर करना है, तब भी आप क्या करेंगे? बस के जरिए या कार के जरिए जाएंगे। उसके अलावा अगर आप बल्कि बहुत ही तवील सफर करना है, मिसाल के तौर पर आपको क्या है बेंगलुरु से लेकर दिल्ली को जाना है, तो आप जब क्या करेंगे? आप कार भी ले जाना मुनासिब नहीं समझेंगे, ना ही आप अब मोटर बाइक पे जाना मुनासिब समझेंगे, ना ही ऑटो और रिक्शा लेकर, बल्कि आप क्या करेंगे? या तो ट्रेन से जाएंगे या नहीं तो आप एरोप्लेन के जरिए उस मकाम तक पहुंच सकते हैं। अब यहां पर आपको मैंने मिसाल बताया कि मुंबई से आप राजस्थान किस तरह से जाओगे। क्या आप मोटर बाइक का इस्तेमाल करोगे? नहीं, बल्कि आपको एक आला गाड़ी का इस्तेमाल करना होगा। या तो आप कार के जरिए जाएंगे या नहीं तो ट्रेन के जरिए या नहीं तो एरोप्लेन के जरिए जा सकते हैं। तो आमतौर से यह जानना बहुत अहम होता है कि कोई मुकाम कितनी दूर है, ताकि इस बात का अंदाजा लगाया जा सके कि इस मुकाम तक कैसे पहुंचा जा सके। पैदल, बस या ट्रेन के जरिए, जहाज के जरिए, हवाई जहाज के जरिए या फिर खलाई जहाज के जरिए। यानी पहले क्या है, हमें जानना जरूरी है कि मैं जहां पर जा रहा हूं वो मेरे यहां से कितनी दूरी पर है, उसका फासला कितना है। फासले का मतलब ही क्या है? डिस्टेंस, यानी एक मकाम से दूसरे मकाम के दरमियानी जो रास्ता आता है वही फासला है। तो हमें सबसे पहले अंदाजा लगाना होगा कि मैं फलां शहर से फलां शहर की तरफ जा रहा हूं, मैं रायचूर से बीदर की तरफ जा रहा हूं, तो इसका डिस्टेंस कितना है। क्या मैं साइकिल पे क्या मैं पैदल जा सकता हूं, क्या साइकिल से जा सकता हूं, या बस से जा सकता हूं, या ट्रेन से जा सकता हूं। तो ये अंदाजा हमें खुद करना होगा, तब कहीं जाकर हम अपने मंजिल मकसूद पर बाहिफाजत पहुंच सकते हैं। तो फासला मालूम करने के लिए, डिस्टेंस मालूम करने के लिए आइए आप और हम एक अमली काम करेंगे। तो अगर आपके पास, फर्ज कीजिए कि आपका एक स्कूल का है, आपके क्लासरूम में ये डेस्क आपका है, आप और आपके दोस्त एक ही डेस्क पर बैठते हैं,
लेकिन उमूमन आप लोगों के दरमियान ये बहस होती है कि मैंने जगह ज्यादा ली या उसने जगह ज्यादा ली। तो इसके लिए अगर आपके पास गिल्ली और इसका डंडा अगर आपके पास मौजूद है तो आप क्या है उस गिल्ली और डंडे से क्या है दोनों इस टेबल को मसावी नाप सकते हैं। किस तरह से, यहां पर देखिए, यहां पर एक डंडा और एक गिल्ली, यहां पर लकीर खींची हुई है और यहां पर भी उसी का मार्क है कि यहां पर एक डंडा है और यहां पर गिल्ली है। तो मतलब ये जो टेबल है, ये टेबल का जो साइज है, इसकी जो चौड़ाई है, इसमें क्या है 2 डंडे और 2 गिल्ली के बराबर है। इसलिए इसको दोस्तों में आप में क्या है अतराफ से दोनों में क्या है डिवाइड करना है, आपको बराबर से डिवाइड करना है, तकसीम करना है। तो आप क्या करेंगे, एक डंडा और एक गिल्ली के दरमियान में एक लकीर खींचेंगे, तो यहां पर भी एक डंडा और एक गिल्ली के दरमियान में ये जो लकीर बीच में आएगी ये दोनों को मसावी में तकसीम करेगी। तो गिल्ली और डंडे की मदद से हम मेज की लंबाई की पैमाइश कर सकते हैं, यानी मेज की जो लंबाई है हम गिल्ली और डंडे की मदद से भी कर सकते हैं अगर आपके पास मौजूद हो। तो आपने डाला, आपके दोस्त के दरमियान और आपके दरमियान जो नाइत्तेफाकी थी या जगह के लेकर जो बहस थी वो खत्म हो गई। कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि ये लकीर मिट जाती है। तो जब आप क्या करेंगे, फिर से एक बार नया डंडा और गिल्ली लेंगे, लेकिन इस बार जो आप गिल्ली और डंडा लेकर आए हैं ये हो सकता है ये मुख्तलिफ हो, कई दिनों के बाद हो सकता है ये बोसीदा होकर पुरानी हुई हो और ये नया हो। जब आप नाप कर देखेंगे तो आपको इसमें फर्क महसूस होगा। यहां पर भी एक डंडा नापेंगे, यहां पर भी एक डंडा नापेंगे, उसके बाद यहां पर एक गिल्ली नापने के बाद यहां पर बिल्कुल थोड़ी जगह होगी, जबकि यहां पर 2 गिल्ली का साइज था, यहां पर सिर्फ 1 गिल्ली है और थोड़ी सी जगह है। इस वक्त आप क्या करेंगे, तो हमें बाज औकात कई चीजों की लंबाई और चौड़ाई मालूम करने की जरूरत पेश आती है। तो उस वक्त हम क्या करेंगे, तो इस डेस्क को क्या करेंगे, लंबाई मालूम करने के लिए आप क्या है तागे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तागे को क्या है यहां से लेकर यहां तक बराबर अगर आप तकसीम करेंगे, उसके बाद इस तागे को मोड़कर अगर आधा करेंगे तो आप करेक्ट इसका दरमियानी फर्क यानी इसको मसावी हिस्सों में आप बिल्कुल तकसीम कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स तो होता ही है, ज्योमेट्री बॉक्स का पैमाना इस्तेमाल करके इस मसले को मुकम्मल तौर पर हल कर सकते हैं, यानी पटरी का इस्तेमाल करके या स्केल का इस्तेमाल करते हुए आप इस डेस्क को क्या है आराम से बिल्कुल ही सही मानों में इसको मसावी तौर पर तकसीम कर सकते हैं। तो हमारे सामने ऐसे कई मौके आते हैं जब हमें लंबाइयों और फासलों को नापने की जरूरत पेश आती है, यानी हमारे पास ऐसे कईयों मौके आते हैं जहां पर हमें लंबाई को नापने की जरूरत पेश आती है या चौड़ाई को नापने की जरूरत पेश आती है। मसलन दर्जी के पास जब आप कपड़े ले जाते हैं तो शर्ट सीने से पहले दर्जी क्या करता है, उस कपड़े की लंबाई को नापता है कि आपका शर्ट उसमें बनता है या नहीं बनता है। इसके अलावा बढ़ई जो होता है यानी कारपेंटर जो होता है वो भी क्या है दरवाजा या खिड़की बनाने से पहले उसकी चौड़ाई नापता है कि आया जो तख्ता उसने लाया है वो वहां पर फिट होगा या नहीं। इसके अलावा किसान को अपनी जमीन की लंबाई और चौड़ाई या रकबे की पैमाइश की जरूरत होती है बीज बोने के लिए और उसके लिए पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए। यानी मेरे पास इतने एकड़ जमीन है तो इसमें कितने एकड़ जमीन है पहले वो नापने के लिए नापना पैमाइश करना पड़ता है, उसके बाद उस जमीन में मैं कितने बीज डाल सकता हूं और इस जमीन के लिए मुझे कितना पानी दरकार है। तो ये क्या आमतौर पर हमें लंबाई और फासलों की पैमाइश करने के मौके रोजाना की जिंदगी में आते हैं। इस तरह से क्या है जब हमें अपनी खुद की भी लंबाई मालूम करना हो तो हम क्या करते हैं, यानी खुद की लंबाई जब हमें नापना हो तो हम क्या करते हैं सर से लेकर पैरों तक की लंबाई को नापने की कोशिश करते हैं कि मेरा हाइट कितना है, ये मालूम करने के लिए भी हम पैमाइश का इस्तेमाल करते हैं, यानी फासला मालूम करते हैं, लंबाई मालूम करते हैं। इसी तरह से बहुत सी मिसालें हैं, जैसे कमरे की लंबाई कितनी है, डेस्क की चौड़ाई कितनी है, रायचूर से दहली का दरमियानी कितना फासला है, दरमियान में कितना फासला है, जमीन से चांद का फासला कितना है। इन तमाम सवालों में एक चीज मुश्तरका है, इनका ताल्लुक दो मकामात के दरमियान फासला है।
तो इन तमाम के दरमियान जितने भी मैंने मिसालें बताई हैं, इनके दरमियान सिर्फ एक ही मुश्तरका चीज है, वो क्या है? शुरू से लेकर आखिरी तक, यानी दो मकामात के दरमियान का दरमियानी फासला, वही फासला कहलाता है। दो मकामात एक दूसरे से बहुत ज्यादा करीब भी हो सकते हैं, मसलन मेज के दोनों सरे, यानी मेज एक छोटा होता है, बहुत ही करीब भी हो सकते हैं डिस्टेंस, या ये मकामात एक दूसरे से बहुत दूर भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर जम्मू और कन्याकुमारी, यानी हिंदुस्तान का जो सबसे शुमाल में जो स्टेट होता है जम्मू और कन्याकुमारी, यानी पूरा हिंदुस्तान का जुनूब का आखिरी हिस्सा, तो कितना डिस्टेंस हो सकता है? बहुत ही तवील डिस्टेंस है, फासला है। तो फासला क्या है? छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। अब हम कुछ पैमाइशी अमल अंजाम देंगे ताकि ये मालूम कर सकें कि फासलों या लंबाई की पैमाइश के लिए हमें क्या करने की जरूरत है। तो कुछ पैमाइशें हम देखेंगे यहां पर, मेजरमेंट्स क्या क्या है। इसके लिए क्या है? आपको एक अमली काम करना है पैमाइश को मालूम करने के लिए। तो अपने पैरों का इस्तेमाल लंबाई की इकाई के तौर पर करते हुए अपने क्लासरूम की लंबाई और चौड़ाई की पैमाइश करें। और अमली काम 2 क्या है? अपने हाथ की बालिश की मदद से अपने मेज की चौड़ाई की पैमाइश करें। तो आपको क्या करना है? आपको अपने कमरे जमात की लंबाई और चौड़ाई को मालूम करना है। किसके जरिए? आपके पैर के जरिए। तो आप क्या करेंगे? पैर लंबाई की तरफ एक के बाद एक रखते जाएंगे और चौड़ाई की तरफ भी एक के बाद एक रखते जाएंगे। तो इससे आपको क्या मालूम होगा कि आपने पैरों का इस्तेमाल करते हुए अपने कमरे जमात की लंबाई और चौड़ाई को मालूम किया। उसके बाद अपना जो डेस्क होता है सामने, आप मेज जिस पर बैठते हैं, उसको क्या अपने हाथ की बालिश के जरिए, यानी इसको कहते हैं बालिश, इसके बालिश के जरिए भी क्या है आप उसको नाप सकते हैं कि कितनी बालिश है। तो यहां पर क्या है, इन सरगर्मियों से हमें क्या नतीजा अक्स होता है कि पैमाइश का मतलब किसी नामालूम मिकदार से किसी मालूम मिकदार से करना। पैमाइश का मतलब क्या है? किसी नामालूम मिकदार का मवाजना किसी मालूम मिकदार से करना। यह मुकर्ररा मालूम मिकदार इकाई कहलाती है। तो पैमाइश का मतलब ही क्या है? मेजरमेंट का मतलब क्या है? किसी नामालूम मिकदार का मवाजना। जैसा कि मैंने कहा कि अभी कमरे जमात है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई हमें पता नहीं है क्योंकि वो हमें नामालूम है। ये नामालूम मिकदार का मवाजना किसी मालूम मिकदार से करना है। यानी मालूम मिकदार क्या है? अब आपका पैर है, तो कितने पैर आप लंबाई की तरफ चले और कितने पैर आप चौड़ाई की तरफ चले। हो सकता है आपने 12 कदम लंबाई की तरफ बढ़ाए हो, यानी 12 पैर आपने लंबाई की तरफ बढ़ाए हो, तो आप कह सकते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है? कमरे जमात की लंबाई 12 पैर है। तो इसमें 12 क्या है? अदद है, और पैर क्या है? ली गई इकाई है। तो हमें यह जानना जरूरी है कि किसी भी चीज की हम पैमाइश जब करते हैं तो उनको 2 हिस्सों में जाहिर किया जाता है। एक हिस्सा अदद पर मुश्तमिल होता है और दूसरा हिस्सा पैमाइश की इकाई पर मुश्तमिल होता है। तो मिसाल के तौर पर अगर अमली काम 1 में मैंने बताया था कि अभी आपने अमली काम 1 में क्या किया है? अपने कमरे जमात को लंबाई को नापा है, जिसकी लंबाई हो सकता है 12 पैरों की बराबर हो। तो आप क्या लिखना है? आप किस तरीके से उसको जाहिर करेंगे कि रूम की लंबाई 12 पैरों की लंबाई के बराबर है। तो 12 अदद है और पैर पैमाइश के लिए मुंतखब की गई इकाई है। यानी आपने पैरों के जरिए पैरों की इकाई को रखते हुए नापा है, ना कि हाथों की लंबाई को या हाथों की साइज को क्या आपने इस्तेमाल किया है। यानी जिस शय से आप नाप रहे हैं वो उसकी इकाई कहलाती है और उसके साथ अदद आता है। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि रूम की लंबाई 12 पैरों की लंबाई के बराबर है, तो 12 अदद पैर की लंबाई आप कह सकते हैं। ठीक है तलबा और तालिबात, अभी जो सेशन मैंने लिया है इसके ताल्लुक से यहां पर चंद ज़हनी सवालात करूंगा, आपकी ज़हनी जांच करूंगा। उम्मीद है आप इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। खाली जगहों को पूर्ण कीजिए, यानी यहां पर चंद खाली जगह हैं और आपको क्या करना है? उनको पूर्ण करना है। तो पहला है, कदीम जमाने में लोग सवारियों के लिए डैश डैश इस्तेमाल करते थे। तो कदीम जमाने में लोग सवारियों के लिए क्या इस्तेमाल करते थे? बोलिए।
बिल्कुल सही, जानवरों का इस्तेमाल करते थे। कदीम जमाने में लोग सवारियों के लिए जानवरों का इस्तेमाल करते थे। अब है दूसरा, डैश डैश की ईजाद से नक्लो हमल के जराये में बहुत बड़ी तब्दीली आई। तो किसकी ईजाद से नक्लो हमल के जराये में बहुत बड़ी तब्दीली आई? वेरी गुड, पहिया, पहिए की ईजाद से नक्लो हमल के जराये में बहुत बड़ी तब्दीली आई। अब है तीसरा, पैमाइश के नतीजे को डैश डैश हिस्सों में जाहिर किया जाता है। तो पैमाइश के नतीजे को कितने हिस्सों में जाहिर किया जाता है? अभी अभी मैंने कहा था, राइट, 2 हिस्सों में जाहिर किया जाता है। एक है अदद और दूसरा है उसकी इकाई। वेरी गुड। तो चलिए, इस सेशन को खत्म करने से पहले मैं आपको होमवर्क देना चाहूंगा। आज का होमवर्क है, पहला सवाल है आज के लिए, कदीम जमाने में लोग नक्लो हमल किस तरह अंजाम दे पाते थे? यानी पिछले जमाने में लोग नक्लो हमल के लिए क्या क्या, किस किस किस्म के सवारियों का इस्तेमाल करते थे? आपको इसका जवाब लिखना है। दूसरा सवाल है, हवा, पानी और जमीन पर इस्तेमाल किए जाने वाले नक्लो हमल के जराये की 2 मिसालें पेश कीजिए। यानी हवा, पानी और जमीन पर इस्तेमाल किए जाने वाले नक्लो हमल के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सवारियों के 2 मिसालें आपको देना है। ठीक है बच्चों, आज के सेशन में बस इतना ही। अगले सेशन में हम पैमाइश की मियारी इकाइयां यानी स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज। अनुदिना